सो गैस चलो हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। एज आई प्रॉमिस्ड कि विल डू द बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जो भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर नेट जीआरएफ हो गए या फिर सेम टॉपिक आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज वगैरह में भी काम आएंगे। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, काफ़ी क्रिस्पी मैंने आपके लिए नोट्स बना के लाया हूँ। कभी कभी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ हम उसको देखेंगे। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज़ सिया, सिया कब आया था। तो सिया का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, मतलब ऐसा इकोनॉमिक अकाउंटिंग जिसको कि हम इन्वायरमेंटल, देखिए इकोनॉमिक अकाउंटिंग जब हम करते हैं जीडीपी वगैरह या जीएनपी वगैरह निकालते हैं तो उसमें हम इन्वायरमेंट को टेक इनटू अकाउंट नहीं करते हैं। तो यह जो स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2012 में किया गया था, एंड इट इज़ द फर्स्ट मेथड टू बी यूज्ड जिसमें कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिकल अकाउंटिंग भी किया गया था। इट इज़ द इम्प्रूवमेंट ओवर एनएसए। एनएसए का मतलब हो गया नेशनल अकाउंटिंग ऑफ जीडीपी, मीन्स जो जनरली जो जीडीपी निकाला जाता है ग्लोबल का, चाहे वर्ल्ड बैंक निकाली या आईएमएफ निकाली, दैट प्रोसीजर इज नॉन एज एनएसए। बट नो ऑनवर्ड्स वी वॉन्ट बी डूइंग एनएसए। UN is recommending कि you should focus on SEA because it's take care account of environment as well। और SEA मतलब बोलती है ग्रीन जीडीपी को आप प्रमोट करें। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ग्रीन जीडीपी क्या होती है, समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड। ठीक है, तो सिया का मतलब हो गया, कभी कभी डायरेक्ट फुल फॉर्म में पूछा जाता है सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। सो इट इज अ काइंड ऑफ इनफैक्ट इन्वायरमेंटल कॉस्ट एडजस्टेड जीडीपी। फिर है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कई बार कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज दैट एन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट बियॉन्ड दैट इट विल कोलैप्स। जैसे कि कोई मान के चलिए बस है, बस पे 40 लोग बैठेंगे, अगर 40 से ज़्यादा गई, 42 हुई, 50 हुई, तो बस क्या होगी, गिर जाएगी या पलट जाएगी, खाई में गिर जाएगी। देर इज ए चांस ऑफ एक्सीडेंट। सिमिलरली इफ़ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, तो जैसे अर्बन फ्लड का भी केस हो रहा है या फिर लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है, दैट इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दैट। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यह हुआ तो टिल द कैपेसिटी। फिर है एक फेमस टॉपिक मार्केट फेलियर, नॉन मार्केट फेलियर। नॉन मार्केट फेलियर का भी कई लोग नहीं जानते होंगे, मार्केट फेलियर जानते होंगे। नॉन मार्केट फेलियर का मतलब यह हुआ देर इज अ डेफिनेटली गवर्नमेंट फेलियर मीन्स ड्यू टू करप्शन, रेंट सीकिंग एंड इनएफिशिएंसी। मार्केट फेलियर आपको पता है व्हेन मार्केट इज अनेबल टू अचीव द एफिशिएंसी, वेयर एफिशिएंसी इज नथिंग बट द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जितना भी परफेक्ट कंपटीशन का कंडीशन है, ऑल आर नॉन एज एफिशिएंट मार्केट। तो इसके अपोजिट में क्यों होगी, पब्लिक गुड्स हमने क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया है, एक्सटर्नलिटी, मोनोपोली, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ये सब हमने कवर कर लिया है। तो इसके कारण जो भी, जैसे देखिए यहाँ पे डिमांड सप्लाई हुआ, अब डेड वेट लॉस हो गई, ये देखिए डेड वेट लॉस है ये वाला रीजन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नलिटी एंड ऑल। सो दिस विल काउज मार्केट फेलियर। पब्लिक गुड आपको पता है क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है समेसन ऑफ वर्टिकल होता है, वर्टिकल समेसन होता है ना, बट MC शुड बी इक्वल्स टू प्राइस। MC इज नॉट इक्वल्स टू प्राइस, हियर समेसन है MC। इनफैक्ट MC जो होता है डेल्टा चेंज इन कॉस्ट, दैट इज MC इज इक्वल्स टू इवन 0 होता है यहाँ। सो दैट्स वाई एंड इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन एचएलहोजा में दिया है, एक्सटर्नलिटी चैप्टर आप पढ़ लेंगे वहाँ से। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रीन जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट एंड इन्वायरमेंटल लॉस, या इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, नेशनल इनकम रखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट और माइनस इन्वायरमेंटल लॉस। ठीक है, इसको आप कर लेंगे तो आपको ग्रीन जीडीपी मिल जाएगी। ग्रीन जीडीपी का मतलब यह हुआ जीडीपी का दैट पार्ट व्हेन यू कैलकुलेट या टेक इनटू अकाउंट द इन्वायरमेंटल लॉस एज वेल। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वीक एंड पुअर सस्टेनेबिलिटी। वीक एंड पुअर सस्टेनेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो कि आपका गिवन इन्वायरमेंटल गुड्स है या फिर कोई भी कैपिटल है, इफ़ इट सस्टेन्स फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑल्सो। और उम्मीद है आप लोग की जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी, सस्टेनेबिलिटी का डेफिनेशन आपको पता होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि यू विल हैव द सेम रिसोर्सेज एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, मीन्स द सेम रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड बाय द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। ठीक है, सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ। पूछा जाएगा कब, तो यह 1987 में आया था। कौन दिया था, ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हाँ, इन्वायरमेंट के व्यू से COP28 आप पढ़ लेंगे, COP28 में क्या था, फिर कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है। इंडिया ने 2070 तक प्रॉमिस किया है कि वी विल हैव कार्बन न्यूट्रलिटी एंड ऑल। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्लीज गो थ्रू ऑल सच थिंग्स। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के कंसेप्ट हैं, ये आ सकते हैं।
फिर है वीक एंड पुअर सस्टेनेबिलिटी। तो वीक एंड पुअर सस्टेनेबिलिटी में क्या होता है? वीक सस्टेनेबिलिटी का मतलब यह हुआ कि के एन और के एच है। के एन का मतलब हुआ दैट इज नेचुरल कैपिटल एंड के एच का मतलब हुआ ह्यूमन मेड फिजिकल कैपिटल, ठीक है। इफ बोथ आर सब्सटीट्यूटेड मतलब यह हुआ कि कोई बात नहीं भाई, चलो नेचुरल कैपिटल को हम लोग एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, इट विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय ह्यूमन कैपिटल। नो, यू कैन नॉट डू दिस। सो दिस डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल आर नॉन एज वीक सस्टेनेबिलिटी। यह सस्टेनेबिलिटी जो होगा, यह ग्रोथ, इट इज़ नॉट गुड। और सब्सटीट्यूट गुड्स का जैसा हम माइक्रो में पढ़े हैं ऐसा ही बनता है ना, Q इक्वल्स टू अल्फा के एन प्लस बीटा के एन। जो गुड आप पढ़ते हो x प्लस वाई, राइट। तो सब्सटीट्यूट गुड का डायग्राम ऐसे बनता है। तो इसका यह मतलब है। उसी तरह इसके अपोजिट एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी यह कहता है कि डेल्टा के एन, चेंज इन नेचुरल कैपिटल जो है, यह हमेशा पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा, देयर इज नो नेगेटिव। बट यहाँ पे देखो कि नेगेटिव भी है यहाँ, ओके। और इसका जो होगा वही एल सेफ होगा, बिकॉज बोथ कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड, इनफैक्ट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट। वह बोलती है के एन एंड के एच, इट कांट बी सब्सटीट्यूटेड बट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो यह स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी हो गई, ठीक है। होप क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कि सीपीआर एंड पीपीआर। यह काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। पीपीआर आपको पता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, जो भी आपके पास है, बुक्स है, कलम है, लैपटॉप है, कॉपी है, ज़मीन है, जगह है, जायदाद है, बिल्डिंग है, ये पीपीआर है। इस पर हमारा फिक्स्ड राइट है। इसमें क्या है कि कोई भी एक्सप्लॉयटेशन जल्दी रिसोर्सेज का नहीं कर सकता है। बट सीपीआर हो गया कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स विच इज़ नॉट डिफाइंड। आपका प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन नहीं है कौन क्या है। जैसे यहाँ फील्ड है, फील्ड पे ग्रेजिंग हो रहा है, आज हो रही है, कल हो रही है, 2 महीना बाद यहाँ पे सारा घास खत्म हो जाएगा। सो इसी को बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। व्हेन कॉमन पीपल आर यूजिंग फॉर देयर ओन जस्ट सेल्फिशनेस नेचर, तो देन ट्रेजेडी कम्स फॉर द ऑल पीपल। यहाँ कॉमन्स का मतलब होगा पीपल। तो पीपल को वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी लेस ग्रास लेफ्ट सो दैट अदर पीपल कैन यूज, तो इट विल बी नॉन एज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ठीक है। और इसी को सॉल्व करने के लिए बोला गया है कि यू शुड डिफाइन द प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर। अब टू सीपीआर जो प्रॉपर्टी राइटर्स में प्रॉब्लम क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी राइट में, कि फ्री राइडर्स प्रॉब्लम होंगे, कोई वहाँ टेक केयर नहीं करता, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो सीपीआर है। और एक बार आप लोग गूगल कर लेंगे कोस थ्योरम, ठीक है। कोस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह पूछता है व्हाट इज कोस थ्योरम, व्हाट आर द इट्स एजम्पशन। और टू पार्टी जब नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए, जब आपस में एक दूसरे से सुलह कर ले, ठीक है, और डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट होनी चाहिए, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट या जीरो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होना चाहिए। तो एक बार आप लोग गूगल कर लेंगे, बेसिक पूछता है कि क्या है यह और क्या इसके कंडीशन है। फिर है ईकेसी, दैट इज एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व का मतलब यह हुआ कि 3 स्टेजेस होंगे, स्टेजेस 1, 2, 3, और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसे इंडिया जो है अभी इस फेज में है, इंडिया फर्स्ट में क्या होगा, आपका ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और एनवायरमेंटल लॉस होगा। फिर सेकेंड में भी वही ज़्यादा होगा। थर्ड में क्या होगा, यू विल बी हैव COP28, ये मिशन, वो मिशन, ग्रीन एनर्जी मिशन, ग्रीन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो योर ग्रोथ विल बी देयर बट एनवायरमेंटल लॉस विल बी लेसर। वाई, यू टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट एज वेल। तो इसी को बोलते हैं एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व, और ये इन्वर्टेड यू शेप होता है, ठीक है। एक कंसेप्ट है पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस। पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस का मतलब यह हुआ कि ऐसे जगह खासकर यहाँ बहुत सारे कैरेबियाई देश में पाए जाते हैं कि वहाँ पे वीक इन्वायरमेंटल लॉज है, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा एंड यू कैन एक्सप्लॉयट नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज पॉल्यूट इन्वायरमेंट एंड यू विल बी गिवन प्रायोरिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा जाते हैं। जैसे अभी इंडिया आएगा तो इंडिया में बहुत सारा आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम है। बट हियर देयर इज नो प्रॉब्लम, चाहे आप प्लास्टिक पॉल्यूशन करो, लेदर पॉल्यूशन करो, ट्री कट करो, नो इशू, बिकॉज they are focusing on investment part. So this place is known as such kind of hypothesis known as pollution heaven hypothesis, which should not be promoted. फिर शैडो प्रेसिंग आपको पता होगा, चेनरी एंड टिनबर्गन में दिया था, आई थिंक 1961-62 में दिया था। आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज, वन क्रॉस चेक, आई थिंक यही है। इसको इंट्रिंसिक ट्रू वैल्यू भी या ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता है, जो रियल कॉस्ट है ना रिसोर्सेज का, उसको दिया जाता है। यह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे नहीं होता है, यह अवॉइड किया जाता है डबल काउंटिंग को, और यह सोशल बेनिफिट कॉस्ट को रिप्लेस करता है, इसलिए सोशल प्राइसिंग इज इनफैक्ट गुड, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लेंगे। शैडो प्राइसिंग में यही 2-3 चीज़ें पूछी जाती है। फिर एनवायरमेंटल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मतलब यह है जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए किन 2 प्रकार का पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक है मार्केट बेस्ड, एक है नॉन मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड में क्या होगा कि जैसे पिगुवियन टैक्स लगा दिए, जिसको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन टैक्स भी बोलते हैं। ट्रेडेबल परमिट दे दिए कि यू कैन नॉट ट्रेड मोर देन 50 यूनिट, 60 यूनिट, उसके बियॉन्ड आप अलाउड नहीं हो। फिर टैक्स रिबेट दे दिए कि इफ़ यू आर प्रमोटिंग R&D तो यू विल बी गिवन टैक्स रिबेट एंड ऑल। सो दिस इज मार्केट बेस्ड इंसेंटिव। नॉन मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल आएगा। फाइन लगा दिए, पेनल्टी लगा दिए, रेगुलेट लगा दिए। यहाँ पे नो है, देखिए यहाँ पे नो है, यहाँ पे यस है विथ परमिट। आप करो, यू कैन डू इट, बट यू हैव टू पे द टैक्स, यू विल बी गिवन द परमिट, बियॉन्ड दैट यू विल बी
यू कैन नॉट बी गेटिंग टैक्स रिबेट एंड ऑल। यहाँ पे कंप्लीटली नो है। जैसे रेगुलेशन है, BS6 आ गई है, भारत स्टेट 6, जैसे दिल्ली वगैरह में क्या है, इट्स कंप्लीटली बैन, ठीक है। AQI हो गई, एक्ट्स हो गए, लॉज हो गए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट हो गए कि इफ़ यू आर डूइंग दिस थिंग्स इट्स कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। यहाँ पे कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, नो है, रेगुलेटेड है। यहाँ पे कोई मार्केट मैकेनिज्म का रूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म काम करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा एनवायरमेंटल वैल्यूशन होगा। इसमें हम मेनली क्या पढ़ेंगे, इसमें दो तरह का चीज़ पढ़ेंगे। एक तो आपका होता है यूज वैल्यू, ठीक है, एक होता है आपका नॉन यूज वैल्यू, ठीक है। नॉन यूज वैल्यू होता है इन्वायरमेंट में, जैसे आप यूज़ करते हो, लकड़ी यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करते हो। लेकिन नॉन यूज वैल्यू में क्या होता है, जैसे एक होता है बीक्वेस्ट वैल्यू, ठीक है, बीक्वेस्ट वैल्यू है, एक है एग्जिस्टेंस है, अल्ट्रुस्टिक है। ये सब क्या है कि जैसे इन्वायरमेंट में सपोज दैट अंटार्कटिका में पेट्रोल है, तो पेट्रोल जो अंटार्कटिका में है उससे जो यूटिलिटी मिलेगा दैट इज नॉन एज एग्जिस्टेंस नॉन यूज वैल्यू, बिकॉज उसके एग्जिस्टेंस से यू आर गेटिंग सम यूटिलिटी, यू आर गेटिंग द होप फॉर द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज नॉन एज, ठीक है। इसी तरह बिक्वेस्ट है, बिक्वेस्ट का मतलब हो गया कि फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर को देखते हुए अभी हम उसका प्राइसिंग जो करेंगे दैट इज बिक्वेस्ट। एक है यूज वैल्यू, तो यूज वैल्यू तो आपको पता है दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डिटेल्ड में मैं एक इसका और शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं एक्सप्लेन करूंगा हेडोनिक प्राइसिंग मेथड। हेडोनिक प्राइसिंग मेथड क्या होता है यह आप जान लेंगे। यह हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन में होता है, ठीक है, हाउसिंग के खरीद बिक्री में, व्हेन यू विल बी बाइंग हाउसिंग, और अगर आपका लेक व्यू के पास हाउसिंग हो तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। अगर वह हाउसिंग किसी नाला के पास हो, किसी कंजस्टेड एरिया में हो, तो उस हाउसिंग का वैल्यू कम होगा। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाउसिंग यह हो गई। तो हाउसिंग के लिए हेडोनिक प्राइसिंग का मेथड होता है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ हेडोनिक, ठीक है। एक छोटा सा मैं स्मॉल आपका और क्लास लूँगा जिसमें कि मैं अच्छे से CVM को एक्सप्लेन करूँगा। CVM का मतलब हो गया कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड, ठीक है। यह कहाँ से आता है, तो इसके लिए पहले आपको एक बार देख लेंगे। एक रिवील्ड प्रेफरेंस होता है और एक होता है स्टेटेड प्रेफरेंस मेथड। यह इंपॉर्टेंट है डिमांड ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स के लिए। तो इतना आप एक बार गूगल कर लोगे, इतना से आपका नेट JRF हो चाहे IES हो काम चल जाएगा। और आई डोंट थिंक कि इसके बियॉन्ड कुछ ज़्यादा एनवायरमेंट में टॉपिक आते हैं, ठीक है। इतना से काम चल जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स आप लोग देख लेंगे, COP27, COP28, यह कहाँ कहाँ हुआ था, मैच द फॉलोइंग, यही सब है। और भी जो हुए हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गए, वियना कन्वेंशन हो गए, ठीक है, किगाली एग्रीमेंट हो गए। जितना भी मैं लिखा हूँ इसको आप गूगल कर लो, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच। एक क्लास में छोटा टॉपिक और भी लूँगा, हो सकता है उसको भी मैं अपलोड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। एनवायरमेंट का ये हो गया, और उसके बियॉन्ड जो है एक छोटा सा सेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी मैं लूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड गाइस।